तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है द बैटल ऑफ द बुक, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया। मगर समस्या ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये कहानी या ये सटायर समझ में नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। मगर आपको एक काम करना पड़ेगा, कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दो कि मॉडर्न और एंशिएंट राइटर्स के बीच की लड़ाई है ये, इसीलिए इसका नाम है बैटल ऑफ बुक्स। ये इंसानों के बीच नहीं, यह एक इंटेलेक्चुअल फाइट है। तो आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला है सर विलियम टेम्पल एंड चार्ल्स बॉयली। ये दोनों जो है ये लोग सपोर्ट करते हैं एंशिएंट राइटर्स को, और दूसरी तरफ इनके खिलाफ है रिचर्ड बेंटली और विलियम ओटन। ये लोग एंशिएंट राइटर्स को इन्फीरियर समझते हैं, मतलब छोटा समझते हैं मॉडर्न राइटर्स के मुकाबले। यानी यहाँ पे एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न ही पूरा कहानी का बेस बनाता है। द बैटल ऑफ बुक्स की शुरुआत होती है एक बुक सेलर के ज़रिए, जो अपने रीडर्स को कुछ कहता है। वो कहता है कि एक फेमस डिस्प्यूट है जिसमें एंशिएंट और मॉडर्न लर्नर्स लड़ाई कर रहे हैं। बुक सेलर ये भी क्लियर करते हैं कि सर विलियम टेम्पल और चार्ल्स बॉयली सपोर्ट करते हैं एंशिएंट को, और रिचर्ड बेंटली एंड विलियम वुटन ये दोनों अगेंस्ट में हैं एंशिएंट राइटर्स के, यानी वो लोग मॉडर्न राइटर्स को सपोर्ट करते हैं। और इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, जिसके बदले युद्ध होता है। और ये युद्ध किंग्स लाइब्रेरी में होता है। आपको बता दूं किंग्स लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी का नाम है। तो ये सारी बातें एक बुक सेलर कह रहा है, साथ में आखिर में ये कंक्लूड करता है ये बुक सेलर कि इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, कौन जीत रहा है हमको नहीं पता, ऐसा बुक सेलर कह रहा था। तो यहाँ पे इस कहानी का एक पार्ट खत्म हुआ, बुक सेलर क्या कह रहा था। अगला जो पार्ट है यहाँ पे एक प्रीफेस है जो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। तो प्रीफेस की शुरुआत में व्हाट इज सटायर लेके डिस्कस करते हैं कौन, जोनाथन स्विफ्ट। उनका मूल वक्तव्य ये है कि कौन कौन से इंसान झगड़ा या झमेला करते हैं। वो इंसान करते जिनके पास कुछ नहीं होता, वो लोग करते, और दूसरे वो इंसान करते जिनके पास बहुत कुछ होता है। इस बीच जोनाथन स्विफ्ट ये भी कहते हैं रिपब्लिक ऑफ डॉग्स। इसका मतलब ये है कि जब किसी एक कुत्ते को कुछ खाने को मिलता है तो बाकी जो देखते हैं उन्हें बहुत जलन होती है। तो यही मूल वक्तव्य था उनका प्रीफेस में। तो इस तरह से एक और पार्ट खत्म हुआ। अगले पार्ट में आते हैं। तो अगला पार्ट जो मेन युद्ध है उसको लेके है। तो यहाँ पे एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न की कहानी शुरू होती है। यहाँ युद्ध लग चुका है और इस युद्ध की वजह है एक पहाड़ की चोटी जहाँ पे एंशिएंट राइटर्स रहते हैं, और इस पहाड़ी का नाम है पारनासस। इस नाम को याद रखिएगा। और इस पारनासस को लेके ही लड़ाई है, क्योंकि जो लोग मॉडर्न राइटर्स है वो चाहते हैं वो प्लेस उनका हो जाए, मगर एंशिएंट वो प्लेस नहीं छोड़ सकते। और आपको बता दूं पारनासस जो शब्द है इसका अर्थ है कविता, साहित्य या फिर पोइट्री। तो यहाँ पे जो मॉडर्न राइटर्स है वो एंशिएंट राइटर्स को ऑफर करते हैं कि आप लोग नीचे आ जाइए, नहीं तो हम लोग इसे काट देंगे पहाड़ को और एक समान कर देंगे, ताकि मॉडर्न और एंशिएंट एक जैसे हो जाए। मगर इस ऑफर को एंशिएंट राइटर ठुकरा देते हैं। एंशिएंट राइटर्स का कहना होता है कि हम जिस स्थान पे है आप उस स्थान पे आ सकते हैं, मतलब अपने लेवल को इंक्रीज करके वहां आ सकते हैं। मगर जो मॉडर्न्स थे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, और इसी तरह युद्ध की शुरुआत होती है और ये युद्ध लाइब्रेरी तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब लाइब्रेरी के अंदर किताबें लड़ रही है। कुछ पुराने किताब नए किताबों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब लाइब्रेरी के अंदर दो तरह की किताबें हैं, पुराने राइटर्स की और नए राइटर्स की। तो अब बता दूं लाइब्रेरी के अंदर जो वॉर चल रही है इसका कारण है कि जो एंशिएंट किताबें हैं वो हमेशा मॉडर्न किताबों के ऊपर वाले शेल्फ में रहती है। तो यहीं पे जो मॉडर्न किताबें हैं वो खफा हो जाती है। वैसे अगर आप लाइब्रेरी जाए तो आपको भी लगेगा कि जो पॉपुलर किताबें हैं ज़्यादातर तो एंशिएंट ही है, उन सबको आंखों के सामने रखा जाता है, आंखों के लेवल में रखा जाता है, और बाकी किताबें नीचे रहती है। तो इसी बात पे मूल रूप से खफा है। और ये जो युद्ध हो रहा है वो सेंट जेम्स लाइब्रेरी में हो रहा है, और इस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन का नाम है रिचर्ड बेंटले। हालांकि असलियत में रिचर्ड बेंटले एक राइटर है। जोनाथन स्विफ्ट ने उनको यहाँ पे एज अ लाइब्रेरियन रिप्रेजेंट किया है। और कहानी में ये बताया गया कि रिचर्ड बेंटले ने पुराने और नए किताबों को मिक्स करके रख दिया है, और इसी वजह से नए और पुराने किताबों के बीच युद्ध और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा रिचर्ड बेंटले ने जो पुरानी किताबें हैं उनको ऊपर वाले शेल्फ से हटा के नीचे में रख दिया है। एरिस्टोटल जो एक एंशिएंट फिलोसोफर राइटर है, उनके महान
किताब को एक साधारण मॉडर्न किताब के आमने सामने रख दिया गया। ग्रेट एंशिएंट फिलोसोफर प्लेटो के पास रख दिया गया है हॉब्स का किताब। वर्जिल के किताब के साथ ड्राइडन के किताब को रखा गया और इसमें यह भी कहा गया है कि लाइब्रेरी में अंधेरा था, मगर ये अंधेरा एक और तरीके का अंधेरा है जो मॉडर्न राइटर्स के अंदर है, ऐसा जोनाथन स्विफ्ट कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, अभी मॉडर्न और जो एंशिएंट राइटर्स थे उनकी सेना तैयार है, युद्ध शुरू होने वाली है। जो मॉडर्न राइटर्स है उनके अंदर कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि उनके पास बड़ी संख्या में सेना है, उनके पास 50,000 से भी ज़्यादा सेना है, मगर जो एंशिएंट है उनके पास तो बहुत कम होंगी। मगर समस्या तो इस जगह पे है, वो संख्या में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं मॉडर्न राइटर्स, बट उनके जितने भी औजार थे वो नोकीले नहीं, भद्दे थे, यानी काम में आने लायक नहीं थे। तो इस दृश्य को देखने के बाद प्लेटो को हंसी आती है, जो एक एंशिएंट फिलोसोफर हैं। अब बात करते हैं सर विलियम टेम्पल के बारे में, जो हालांकि मॉडर्न ज़माने से हैं, मगर उन्होंने अपना दल छोड़ दिया और एंशिएंट के साथ जाके जुड़ गए। इस बीच एक और नया इंसिडेंट सामने आता है जिसमें एक स्पाइडर और बी के बीच झमेला लगता है, यानी मकड़ी और मधुमक्खी के बीच। तो इस लाइब्रेरी के अंदर एक स्पाइडर है यानी मकड़ी है, वो अपना घर बनाती है और उसका स्टाइल ही बहुत सुंदर है। वो बहुत ही साइंटिफिक मेथड और मैथमेटिक हिसाब के ज़रिए अपना जाल बुनती है, मगर लाइब्रेरी के अंदर खिड़की से एक बी यानी मधुमक्खी अंदर आ जाती है, मगर उस वक्त मकड़ी अपने जाल में नहीं थी, कहीं गई हुई थी। इस बीच जो बी है यानी मधुमक्खी है वो जाल में बैठ जाती है और उसे फील होता है कि ये जाल बहुत ही गंदा है, और उसी वक्त वक्त पर स्पाइडर वहीं उपस्थित हो जाती है और दोनों के बीच तर्क वितर्क लग जाता है। यहाँ आपको बता दूं, जो स्पाइडर है वो मॉडर्न की तरफ है और जो बी है मधुमक्खी वो एंशिएंट की तरफ से है। स्पाइडर का कहना है कितने साइंटिफिक तरीके से और कितने मैथमेटिकल तरीके से उसने इस जाल को बुना है, मगर मधुमक्खी के पास तो ऐसा कुछ भी तकनीक नहीं है जो इतना सुंदर जाल बना सके। स्पाइडर आके कहता है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ पंख है और पाइप है जिससे तुम बज़ साउंड निकालती हो और गाना गाती हो। तब जो मधुमक्खी है वो कहती है कि गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया है, मैं उड़ सकती हूँ और मैं गाना गा सकती हूँ। और मकड़ी को कहती है कि तू तो एक कीड़ा है, वो भी जहरीला, और तेरा जो जाल है वो भी जहरीला है, और मेरी तरफ देख, मैं तो मधु यानी हनी कलेक्ट करती हूँ और तेरे अंदर जहर है, और मेरे ज़रिए लोगों को हनी मिलता है और तेरे ज़रिए जहर। और ये बात कहते हुए मधुमक्खी वहाँ से चली जाती है। स्पाइडर और बी इन दोनों के झमेले के बाद जो बुक्स रखी हुई थी उनके बीच झमेला और भी बढ़ जाता है। इसमें पुराने किताब ये कहने लगते हैं कि हम लोग तो बी की तरह है, यानी हमारे किताबों को पढ़ने के बाद लोगों को मधु मिलता है, यानी हनी मिल जाती है, मिठास है उसके अंदर, और जो आजकल के नए राइटर्स है उनमें जहर भरा हुआ है और मकड़े की जाल की तरह कॉम्प्लिकेटेड है। अब दोबारा युद्ध में वापस आते हैं। यहाँ युद्ध होने को ही है। अभी जितने भी मॉडर्न राइटर्स हैं उनको अभी तक अपना लीडर मिला ही नहीं है। दूसरी तरफ जो एंशिएंट राइटर्स हैं उनको अपना लीडर मिल गया है। उन्होंने एपिक पोएट्री के लिए होमर को चुना है और पिंडार को चुना गया है नॉन एपिक पोएट्स के लिए, और प्लेटो एंड एरिस्टोटल को फिलोसोफर्स का लीडर बनाया गया, हिपोक्रेट्स को फिजिशियंस का लीडर बनाया गया। दूसरी तरफ मॉमस, जिसको गॉड ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, वो पुराने को छोड़ के नए मॉडर्न राइटर्स की तरफ चले जाते हैं, वो अपना पक्ष बदल लेते हैं। तो अब आते हैं फाइनल बैटल की तरफ, जहाँ पे बताया जा रहा है कि एरिस्टोटल ने तीर छोड़ा और वो फ्रांसिस बैकन की तरफ छोड़ा, मगर वो तीर मिस होके हिट कर जाता है डेस्कार्ट को। दूसरी तरफ होमर बहुत सारे मॉडर्न राइटर्स को मार देते हैं। हालांकि ये बताया जाता है आगे चल के कि वर्जिल थोड़ा बहुत स्लो थे, मगर उनका जो हेलमेट था वो बहुत ही बड़ा था। वर्जिल के सामने उपस्थित होते हैं ड्राइडन, जो एक महान कवि है मॉडर्न्स के, मगर जब वर्जिल और ड्राइडन का आमना सामना होता है तो वर्जिल के सामने घुटने गाड़ देता है ड्राइडन, यानी सरेंडर कर देता है। नेक्स्ट एंशिएंट की तरफ से पिंडार सामने आता है और वो आने के बाद अब्राहम काउली को हरा देता है युद्ध में। इतने सारे इंसिडेंट को देखते हुए जो मॉडर्न राइटर्स है वो सोचते हैं कि एंशिएंट्स के साथ लड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इस बुरे सिचुएशन में रिचर्ड बेंटले सामने आता है, पर हाँ वो अकेले नहीं आया है, वो विलियम ऊटन के साथ आया है ताकि वो प्राचीन लोगों
लोगों के साथ लड़ पाए। मगर इस बीच विलियम ऊटन को प्यास लग जाती है और वो चला जाता है हेलिकॉन के पास पानी के लिए। तो जब वो पानी पी रहा था फाउंटेन से, तो उसके हाथ में सिर्फ कीचड़ ही मिलता है, पानी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जो गॉड अपोलो है उनकी वजह से हो रहा था। क्योंकि गॉड अपोलो नहीं चाहते थे कि वूटन इस फाउंटेन का पानी पिए। ये पानी बहुत ही शुद्ध पानी है और ये विजडम का पानी है। विजडम का पानी कभी भी मॉडर्न्स के लिए नहीं हो सकता। इस इंसिडेंट के बाद ऊटन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सर विलियम टेम्पल को मारने भागता है, क्योंकि उन्होंने अपना दल छोड़ दिया, एंशिएंट के साइड में चले गए। हालांकि विलियम ऊटन मारने तो जाता है मगर डिवाइन पावर की वजह से फेल हो जाता है, मान नहीं पाता है। किसको? सर विलियम टेम्पल को। अब की बार अपोलो गॉड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। किसके ऊपर? ऊटन के ऊपर, विलियम ऊटन के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और चार्ल्स बॉयल को आदेश देते हैं कि वो बदला ले। तो आखिरकार चार्ल्स बॉयल आता है और उसके बाद दोनों को एक साथ मार देता है। किसको? रिचर्ड बेंटली और विलियम ऊटन को चार्ल्स बॉयल मार देता है, वो भी एक ही साथ। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक साथ कैसे मारा? जिस तरह आप लोगों ने चिकन सैटे या पनीर सैटे खाया है उसी तरह, यानी भाला फेंक के मारता है और दोनों एक ही भाले के अंदर घुस जाते हैं, और तो इस तरह से दोनों की मौत हो जाती है और कहानी भी यहीं पे ख़त्म होती है। और इससे हमें पता चलता है कि आखिर में जो एंशिएंट थे वो लोग जीत गए और जो मॉडर्न थे वो लोग हार गए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपकी थोड़ी सी भी मैं मदद कर पाया हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दीजिए।